हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जो कि आप लोगों को डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड थ्योरी पेपर के अंतर्गत आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। यदि आप लोगों को ये 60 क्वेश्चंस तैयार करने हैं तो आप लोग हमारा चैनल विजिट करिए और उस पे जा कर के आप ये 60 क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो 61 क्वेश्चन से ले कर के हम 80 क्वेश्चन तक हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो 20 क्वेश्चन की ये श्रृंखला रहेगी आपकी, जिसको यहाँ पे आप लोगों को कवर कराया जाएगा। यदि आप लोगों को कहीं तैयारी करने में कोई समस्या आ रही हो या कोई क्वेश्चंस हो जो आप सॉल्व ना कर पा रहे हों या वो समझ में ना आ रहा हो आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। उस क्वेश्चंस को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन है हमारा कि VIAD वाले बच्चों की विशेषता क्या है। तो VIAD वाले बच्चों की जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इनमें जो विकासात्मक की उपलब्धियां हैं वो काफ़ी देर से होती हैं। तो विलंबित विकासात्मक उपलब्धियां ये इनका मुख्य रूप से लक्षण प्रदर्शित होता है, या कह लीजिए इनकी एक विशेषता है, जो कि ये चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, सीखने में समस्या आती है इनके। तो इस तरीके से इनके कहीं ना कहीं डेवलप में भी रुकावट होती है। नेक्स्ट है 62 कि बधिर अंधापन निम्न को दर्शाता है। तो बधिर अंधापन क्या दर्शाता है, इसको हम जानेंगे। तो बधिर का मतलब यहाँ पे होता है कि सुनने में समस्या और अंधापन देखने में समस्या। तो ये दोनों चीज़ें अगर ऑप्शन में हैं तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन में ही देखेंगे कि देखने में और सुनने में जो कठिनाई या हानि, यही आपका सही हो जाएगा। आंशिक हानि यहाँ पे लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अंधापन का मतलब होता है पूर्ण रूप से वो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे जहाँ पूर्ण रूप से आएगा वो आपका अंधापन के अंतर्गत आएगा। यहाँ आंशिक नहीं लगाना है आपको, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। और केवल दृष्टि, केवल सुनने की हानि, ये दोनों चीज़ें तो वैसे भी गलत हैं, आप देख ही सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप पढ़ के और दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स करके तभी आप ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ बधिर और अंधापन किसको दर्शा रहा है। तो बधिर का मतलब होता है सुनने में पूर्ण हानि, यानी कि बधिर का मतलब उस बच्चे को सुनने में पूर्ण रूप से कठिनाई है, यानी कि वो सुन नहीं सकता, किसी भी आवाज़ को वो कानों में अपने नहीं ले सकता है, किसी भी प्रकार की आवाज़ उसे सुनाई नहीं देगी। और अंधापन का मतलब पूर्ण रूप से उसे दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। आंशिक लगा है तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 कि बहुसंवेदी हानि VIAD वाले बच्चों के विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो समग्र विकास में उसके देरी देखा जाता है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बच्चों में आप देखेंगे वो किसी भी क्षेत्र को उनके ले लीजिए, उसमें वो बहुत ही देरी से विकास कर पाते हैं, या कर लीजिए सीखने की समस्या भी उनमें देखने को मिलती है। दैनिक क्रियाकलाप जो होता है वो भी करने में उनको समस्या होती है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, पढ़ाई के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, तो सब में इनको सीखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो इनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता, विकास में बाधा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि प्रारंभिक पहचान से तात्पर्य क्या है। प्रारंभिक पहचान का मतलब क्या होता है। तो प्रारंभिक जो पहचान की जाती है, आप लोगों को पता होगा कि ये लगभग 3 वर्ष
का जो बालक होता है उसी से स्टार्ट किया जाता है। तो 3 वर्ष के बालक में अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाता है बच्चे को क्या प्रॉब्लम होने वाली है, भविष्य में क्या दिक्कत उसको आ सकती है। तो पूर्व बाल्यावस्था में ही दिव्यांगता की पहचान करना ये आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 65 कि प्रारंभिक हस्तक्षेप का उद्देश्य क्या होता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रारंभिक हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले एनालिसिस करिए कौन सी दिव्यांगता बच्चे में आ रही है, उस पर आप तत्काल कार्य करिए, चाहे उसको चिकित्सा से संबंधित उपचार दिलाइए या फिर उसको प्राथमिक उपचार दिलाइए। मतलब उसके जो विकास में रुकावट आ रही है उस विकासात्मक रुकावट को आप वहाँ पर रोकिए, यानी कि विकासात्मक देरी को वहाँ पे रोकना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 66 कि VIAD वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप निम्न में से कौन सा महत्व है। तो प्रारंभिक हस्तक्षेप इसमें कौन सा महत्व रखता है ये हम देखेंगे। तो यह विकासात्मक परिणामों को अधिकतम करता है, यानी कि जो विकासात्मक परिणाम हैं उसको ये अधिक करता है, यानी कि प्रारंभिक हस्तक्षेप से जो उसके विकास में रुकावट आ रही थी उस चीज़ को ये सुधार करता है। अगला क्वेश्चन है 67 कि प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप से निम्न हो सकता है। तो प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप से क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। तो सकारात्मक जो परिणाम होंगे इनकी संभावना अधिक हो जाएगी, यानी कि बच्चों में आपको काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब आप उसकी पहचान कर लेंगे और हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू कर देंगे तो आपको बहुत कुछ बच्चे में या व्यक्ति में सुधार देखने को मिलेगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की कि VIAD वाले बच्चों के लिए निम्न में से किस कारण से प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ कहीं भी नहीं का ऑप्शन आएगा सबसे पहले आप उसको गोला कर लीजिए या उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि VIAD वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन से ऐसे कारण हैं जो प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण वहाँ पे नहीं होता है। तो यह माता पिता की देखभाल करने वालों पर बोझ कम करता है। जब आप ऐसे कार्य करेंगे तो वो पॉजिटिव वे में जाएगा, तो फिर माता पिता का भी बोझ कहीं ना कहीं कम होगा। ये एक तरीके से मैं फिर से इस क्वेश्चन को बताऊंगी कि बोझ को कम करना, ये ऐसा नहीं है कि माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चे को बोझ समझते हैं। तो चाहे उनका बच्चा दिव्यांग हो चाहे वो बच्चा नॉर्मल में हो, वो दोनों तरीके से बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि वो अपने बच्चे को बोझ नहीं समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 कि VIAD वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम में अक्सर शामिल होते हैं। तो क्या इसमें शामिल होता है। तो इसमें व्यक्तिगत जो सहायताएं या योजनाएं इन बच्चों के लिए होती हैं वो चीज़ें इनके सहायता परक होती हैं और इन बच्चों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 70। तो ये क्या कह रहा है कि VIAD वाले बच्चों के विकास पर बहुसंवेदी हानि के प्रभाव में क्या शामिल होता है। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं ऐसे बच्चों में भाषा का जो विकास होता है वो काफ़ी देर से होता है। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन VIAD वाले बच्चों की विशेषता नहीं है। ये 71 आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीव्र भाषा विकास, क्योंकि ऐसे बच्चों में बहुत तेज़ी से भाषा विकास नहीं होता है। इनका जो भाषा विकास होता है वो काफ़ी देर से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 72 कि बधिर अंधापन निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण हानि को संदर्भित करता है। तो ये पूर्ण हानि
किसमें संदर्भित करता है? ये दृष्टि और श्रवण, यानी कि बधिर का मतलब होता है कान में प्रॉब्लम या सुनने में प्रॉब्लम या पूर्ण रूप से सुनने में कठिनाई। अंधापन का मतलब दृष्टि। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं समस्या को दिखाता है। यहाँ पे दो शब्द अगर आ रहे हैं तो दृष्टि और श्रवण दोनों को यहाँ पे ये संदर्भित करेगा। देखने में भी प्रॉब्लम, सुनने में भी प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन है 73 कि VIAD वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य इसका ये है कि जो विकासात्मक देरी होती है उसको रोकना, यानी कि जो देर से विकास कर रहा है बच्चा, उस चीज़ पे आप हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू करें। अगला क्वेश्चन है आपका 74 कि VIAD वाले बच्चों में अतिरिक्त दिव्यांगताओं का एक सामान्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो ऐसे में इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वंशानुगत कारक, क्योंकि आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों जिम्मेदार होता है बच्चे में किसी भी प्रकार के बदलाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि VIAD से पीड़ित बच्चों में प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप से क्या हो सकता है? तो इन बच्चों में जो विकासात्मक क्षमता का अधिकतमीकरण होता है, यानी कि ऐसी चीज़ें जब हम लागू करते हैं पहचान और हस्तक्षेप, तो उनमें हम एक तरीके से जो विकास करने की क्षमता होती है उसको हम तेज़ी से देखेंगे कि वो बच्चा विकास कर ले जाता है। नेक्स्ट है आपका 76 कि VIAD वाले बच्चों के मूल्यांकन में प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इनका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है वो व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं की पहचान करना। उस बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता क्या हो रही है उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए और उसकी आवश्यकता को पहचान करके उसको वैसी सहायता प्रदान करिए। अगला क्वेश्चन है आपका 77 कि VIAD वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो दृश्य जो उत्तेजनाएं होती हैं, यानी कि देखने की क्षमता को विकसित करना, और श्रवण निर्देश, यानी कि सुनने में उसको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, और स्पर्श संबंधी जो डेवलप किया जाता है, यानी कि स्पर्श करने की क्षमता को जो डेवलप किया जाता है, इस पे ध्यान देना। तो उपरोक्त आपका सभी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य हानि वाले बच्चों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले संचार का तरीका नहीं है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो लिखित नोट्स होता है ये संचार का तरीका नहीं होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए लिखित नोट्स का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। अगर वो थोड़ा बहुत देख रहा है तभी उसके लिए कुछ हद तक वो फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि दृश्य हानि और लोकोमोटर विकारों वाले व्यक्तियों के लिए वास्तुकला संशोधन में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें क्या शामिल हो सकता है? इसमें व्हील चेयर पहुँच के लिए रैंप को जोड़ना, ये आप जानते ही हैं, इसको दृश्य हानि वाले बच्चों के लिए जोड़ा जाता है, और इसके साथ साथ जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये होता है। अभिविन्यास के लिए स्पर्शीय फर्श स्थापित करना, तो ये आप जानते हैं जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए होता है। प्रकाश का स्तर बढ़ाना, जो लो विजन कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए उचित मात्रा में प्रकाश का होना जरूरी होता है। तो यहाँ आपका जो आंसर नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस वीडियो का, जो कि 80 क्वेश्चन है कि VIAD बच्चों की शिक्षा में एक बहुविषयक टीम की भूमिका में शामिल होना चाहिए। तो क्या शामिल होना चाहिए? उसमें क्या शामिल है कि व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं को विकसित करने के लिए वहाँ पर सहयोग करना, ये चीज़ें शामिल हैं। तो
ऑप्शन आपको एक बार में ही लगभग समझ में आ जाएंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, लेकिन बशर्ते आप लोगों को 1 से 2 बार ये वीडियो फिर भी देखनी चाहिए ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग अभी से लग जाएं और जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसको तो ज़रूर आप तैयार रखिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना ही कम है। इसमें 5 क्वेश्चन लिए जाएंगे, लेकिन कहाँ से लिए जाएंगे ये मालूम नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हम लोगों ने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन नहीं है, आपके कुछ 6 क्वेश्चंस कम ही हैं। तो फिर भी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, उसके ऑप्शंस के साथ में आपको क्वेश्चंस भी समझाएंगे क्या पूछना चाह रहा है। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिएगा और हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। जहाँ कहीं ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका पूरा निवारण किया जाएगा, यानी कि जो भी प्रश्न आप पूछेंगे उसको ज़रूर बताया जाएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके जो भी नोट्स चाहिए वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।